नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी लगातार बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन जीवन का उत्साह हमेशा बना हुआ है। खाते पीते रहते हैं, संगीत के साथ, मेलों के साथ हम राजस्थान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और अलबेलो राजस्थान की यात्रा शुरू करते हैं आज के विचार के साथ। चालू शुरू किया जाए। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि जब भी दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है, एक सकारात्मक विचार से होती है, तो दिन स्वतः ही अच्छा और खूबसूरत जाता है। और सब चीज़, चाहे चुनौतियां भी आएँ, तो वो भी हमें एक सिखाने जैसा, एक पाठ जैसा काम करती है। और आज का विचार है खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का, जिन्होंने कहा कि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं और मैं कहता हूं कि जब तक अहिंसा का अभ्यास नहीं किया जाता तब तक दुनिया के लोगों को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अहिंसा प्रेम है और ये लोगों में साहस जगाती है। और अब बात इतिहास के पन्नों की। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा घटा है जो आज जानना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास के धरातल पर ही हम खड़े हुए हैं। वर्ष 1817 में आज ही के दिन कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और जिसे मौजूदा समय में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में अहम है 20 जनवरी वर्ष 1957 में आज के दिन भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा के ट्रॉम्बे बम्बई में उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1972 उसमें आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना था और बाद में मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2011 में आज ही के दिन भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत की गई थी। 2018 में आज ही के दिन भारत ने दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीता था। वर्ष 2008 में आज ही के दिन अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा हुआ दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2008 में आज ही के दिन फिल्मी दुनिया के महान सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहला मौका था जब किसी सिनेमाटोग्राफर को ये पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने चौधरी का चांद, कागज के फूल, साहब, बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी की थी। वर्ष 1988 में आज ही के दिन भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का निधन हुआ था। जी, और 1955 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरबिलास शारदा जी का निधन हुआ था। बताना चाहेंगे कि हरबिलास शारदा जी राजस्थान से, अजमेर से आते हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उनके प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, अस्तित्व में आया था। वर्ष 1993 में आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लांस नायक करम सिंह का निधन हुआ था। आपको बता दें, 1947 में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय ध्वज को उठाने के लिए चुने गए 5 सैनिकों में से आप एक थे। सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें मानद कैप्टन का दर्जा भी मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा अभियान के दौरान एडमिन बॉक्स की लड़ाई में उनके आचरण और साहस के लिए उन्हें मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के दौरान उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 1950 के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है और भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एक रेफरेंस है महाकुंभ कि शांतिपूर्वक तरीके से किस प्रकार से इतने बड़े इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है और जहाँ पर लोग स्वतः आते हैं, किसी इनविटेशन पर नहीं आते हैं। हर चीज़ मेटिकुलसली प्लान्ड है। देश दुनिया के तमाम सेलिब्रिटीज़, आम आदमी, सभी लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब भी जहाँ भीड़ भाड़ होती है, कुछ शैतानी तत्व सक्रिय हो जाते हैं। आप लोग अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर से जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बुकिंग आदि के लिए, तो उसमें सचेत रहें, क्योंकि फर्जी वेबसाइट्स भी एक्टिवेटेड है और हो सकता है आपका पैसा जो बुकिंग के लिए आपने दिया है वो डूब सकता है। इसलिए महाकुंभ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जो सूचनाएं उपलब्ध है उन्हीं को फॉलो करें। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें कि आप जिस वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं उसमें .gov.in एक्सटेंशन ज़रूर हो, क्योंकि मिलते जुलते नामों की काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। और स्नान की आने वाले दिनों में जो खास तिथियां हैं वो भी आप देख लें। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को जब ये कंक्लूड होगा महाशिवरात्रि है।
तो आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाएं, अपने जीवन में ताजगी और नयापन लाएं। और आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हम रोड सेफ्टी के मामले में सबसे कमज़ोर हैं, यानी कि रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होते हैं। और रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती है, जिनको कि दर्ज किया जाता है, हो सकता है कुछ डेथ ऐसी हो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस के रजिस्टर में उनको इंदराज नहीं किया गया है, उसमें भी हम नंबर 1 हैं। और उसका कारण है हमारी अपनी लापरवाही सबसे पहला, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस सब पर हम हमारे ख़ास मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। आज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुणाल राहर। आप एक राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं, वर्तमान में असिस्टेंट कलेक्टर सीकर में आप पोस्टेड हैं। उससे पहले आप आरबीआई में एज एजीएम रह चुके हैं, और बिट्स प्लानी से आपने इंजीनियरिंग की, और साथ में एक यूनिक कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन लेके आपने मास्टर्स किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हैं कुलज्योति जी, और वर्तमान में आप डीटीओ हैं, सीकर में आप पोस्टेड हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, और आप पूर्व में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी रह चुके हैं। और दोनों खास मेहमान में एक खास रिश्ता है कि आप दोनों पति पत्नी भी हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि जहाँ ऐसे लोग जो हों, जो अच्छी पढ़ाई जिन्होंने हासिल की है और अच्छे पदों पर आसीन हैं, जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है, और बाद में जो मिल करके काम कर रहे हैं, घर में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो मुझे लगता है शालू आज की चर्चा बहुत रोचक होने वाली है। बिल्कुल। आप दोनों की पृष्ठभूमि राजस्थान से ही है, तो आप दोनों से ही ये जानना चाहेंगे कि जैसा हमारे प्रोग्राम का नाम है अलबेलो राजस्थान, आप दोनों के दृष्टिकोण में अलबेलो के क्या माने हैं? कुणाल जी, आपसे शुरू करते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। सबसे पहले सुप्रभात एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अलबेलो राजस्थान के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो शायद 140 देशों से बड़ा भौगोलिक एरिया रखता है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो महाराणा प्रताप जैसे यहाँ वीर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन्स को जिन्होंने इंस्पायर किया है। अगर आप कारगिल वॉर को भी देखें तो सबसे ज़्यादा मार्टियर शहीद अगर कहीं से रहे हैं, जी जी, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से हैं। बिल्कुल। आप ट्रेड की बात करें तो मारवाड़ी बिजनेसमैन जो रहे हैं, आप सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी पूरी ख्याति फैलाई है, अपने बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए हैं। आप भक्ति की अगर बात करें तो मीरा स्टेट से थी मीराबाई, जिन्होंने अपनी पति और पिता का घर त्यागा और कृष्ण भक्ति में लीन रही। आप अगर म्यूज़िक की बात करें, संगीत की बात करें तो एक जयपुर घराना है। मतलब आप स्पोर्ट्स की बात करें तो पोलो स्पोर्ट्स मणिपुर का स्टेट स्पोर्ट है, वो इसकी ओरिजिन राजस्थान से हुआ है। आप अगर धर्म की बात करें तो अनेक लोक देवी देवताएं हैं। आप अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ डेजर्ट है, जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कहीं नहीं मिलता आपको। इंटरनेशनल बॉर्डर इतना बड़ा है, हमने 1971 का युद्ध यहाँ से जीता, बैटल ऑफ लोंगेवाला से। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ है राजस्थान में, और यही इस चीज़ को मुझे लगता है अलबेला बनाता है। यहाँ की कुजीन्स देख लीजिए आप, यहाँ का रहन सहन देख लीजिए, और पैराडॉक्सेस में हम जी रहे हैं कि यहाँ हो सकता है कि लीस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रही हो पूरे कंट्री में, लेकिन ब्रेवरी के मामले में देखेंगे तो महिलाएं बहुत आगे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहे पुराने ज़माने के। ओल्ड सिल्क रूट में ओल्ड सिल्क रूट जो निकलता था वो मंडावा से होके निकलता था, यहाँ से झुंझुनू से। और लेकिन आज अगर आप बिजनेस क्लाइमेट को देखें तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। सोलर पे हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो किलों का हमारा प्रदेश माना जाता है। अगर आउट ऑफ राजस्थान कोई भी व्यक्ति, इवन यूरोप से जब लोग आते हैं, मुझे लगता है शायद एक महीने पूरा वो यहाँ गुजारते हैं। और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कुंभलगढ़ आदि आदि अनेक हर ज़िले में मुझे लगता है छोटा बड़ा कोई ना कोई किला बना हुआ ही है। जी। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो कितने हम इसमें आयाम देख रहे हैं, किस तरह से लगातार राजस्थान जो तरक्की कर रहा है। मैम, आपके लिए राजस्थान किस तरह से अलबेला है? बेहद खूबसूरती है यहाँ पे, पहाड़ ऐसे सड़ने का, नदियाँ हैं, आपको क्या अलबेला लगता है? काफ़ी कुछ इन्होंने कवर कर दिया है, पर मुझे राजस्थान का कल्चर बहुत अलबेला लगता है। यहाँ इतने ट्राइब्स हैं, उनके इतने प्यारे डांस और
उनकी जो कल्चर है, वो चाहे शादियों को लेकर हो या उनके मेले हों, बिल्कुल यहाँ की पेंटिंग्स इतनी कलरफुल हैं। जो राजस्थान में जो ड्राइनेस है क्लाइमेट के अंदर, वो पेंटिंग्स के कलर उसको कवर कर देते हैं। फिर टूरिज्म देख लीजिए आप, तो ये चीज़ें मुझे लगता है राजस्थान खान-पीन यहाँ का खास यहाँ बनाता की है। कुजीन्स, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एरिया की अलग कुजीन्स हैं। जी जी। और बहुत खूबसूरती है। मैम, जब भी आप चूँकि एक इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी पद पर हैं, बहुत जिम्मेदारी का पद निभा रही हैं, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो एक दिन में नहीं होती। कहीं ना कहीं जो इंसान का परिवेश होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, प्रदेश की संस्कृति होती है, कल्चर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ऐड ऑन करते हैं। आपकी हम बात करें, किस तरह से आपकी परवरिश में, आपके सपनों में, आपके माहौल में राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का इम्पैक्ट, परिवार का इम्पैक्ट किस तरह से रहा? मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो दादा दादी हमारे साथ रहे हैं, तो उनसे जो बचपन से कहानियाँ सुनने को मिली, उनकी लाइफ कैसे उन्होंने चेंज देखा, कहाँ ऊँटों से ट्रैवल करते थे और धीरे धीरे सब चेंज होते हुए गाड़ियाँ आ गई, और फिर लैंग्वेज का जो उनसे मारवाड़ी में वो बात करते थे तो वो सीखने को मिला। प्लस मेरी पूरी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, कॉलेज सब राजस्थान में ही हुआ है, तो स्कूल कॉलेज में जो फेस्ट होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, उनसे राजस्थान, काफ़ी कुछ राजस्थान का इम्पैक्ट होता था उन पर। डिबेट्स, डिक्लेमेशंस वगैरह होते थे जी। तो प्लस मेरे पापा ने यही सर्विस की है, तो उनसे भी एक इंस्पिरेशन मिलती थी। तो आरएस की जो तैयारी की, उसमें भी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा कि यहाँ क्यों सर्व करना है, इस सर्विस में आना है जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है फैमिली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत कहते हैं कि हाँ। शिक्षा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नीरसता आ जाती है। और आपने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है, खासतौर से 2+2 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने पढ़ाई की, इलेक्ट्रॉनिक। तो आप इतनी सारी वेव्स में, इंसानी वेव्स जो हैं उसको भूल जाते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही शुष्क विषय है, लेकिन आपने अपने आप को जीवंत रखा है। मैं जैसा आपका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था, आप ट्रैवल करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, तो किस तरह से इम्पैक्ट ऑफ जो कल्चर है वो आपको मदद कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होने में? जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि नीरसता इन टाइप की जॉब्स में या एजुकेशन में आ ही जाती है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 2+2 4 ही है, वो चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे यूरोप में पढ़ो, चाहे 100 साल पहले भी वही था, आने वाले 100 साल बाद भी वही होगा। लेकिन ज़िंदगी जीने लायक जो चीज़ें बनाती हैं, आपका ट्रैवल हो गया, आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो गया, आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट हो गया, और चूँकि मैं लिखता हूँ तो लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो वो भी वेराइड इंटरेस्ट रखना मेरे लिए बहुत इसेंशियल है। उसके अलावा आप म्यूज़िक न सिर्फ सुनते हैं, अगर मैं म्यूज़िक प्ले भी करता हूँ, मैं पियानो वगैरह बजाता हूँ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को। म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, तो चाहे वो मैं यहाँ सुन रहा हूँ, बाहर सुन रहा हूँ, मतलब म्यूज़िक सिर्फ टेस्ट की बात है, तो वो भी मोनोटोनिटी को तोड़ती है। प्लस हमारी जैसी ज्योग्राफी रही है, जैसे कि आपने बताया, आप ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस रही हैं, हम जैसे इवॉल्व होके आए हैं। आप हमारा जो कुजीन है, कैर सांगरी की सब्जी, वो क्यों है? क्योंकि सब्जियां फ्रेश हमेशा अवेलेबल होती नहीं थी। ये सब्जी है, उनको सुखा के रख सकते थे और यूज़ कर सकते थे। हमारा साफ़ा देख लीजिए आप, तरह तरह की जोधपुरी, जयपुरी, मेवाड़ी, आप में मारवाड़ी, तो सब अलग अलग, लेकिन हर में रंग देखेंगे आप। महिलाओं की पोशाक देख लीजिए आप, वो भी कलरफुल। तो मैं कहूँगा कि जैसे हमारे परिवेश में राजस्थानी लोगों ने अपने आप को इस मोनोटोनिटी से बाहर निकाला है, वैसे ही अगर इस कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में हम देखें तो म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, ये सब पर्सपेक्टिव हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। बिल्कुल। और ये इम्पैक्ट हमारी 2 साल की बेटी है, आपको उस पर भी अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक पसंद है, डांस करना पसंद है, आप साथ में वीडियो ले आए और हम उसे प्रोग्राम में जरूर यूज करते। माइट बी नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट। पर आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि आप एक ड्राई व्यक्ति नहीं है, है ना, जो नौकरी के बोझ से दबे हों, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल वर्क हो, रोज साइन करने हैं, मीटिंग्स करनी है, उस तरह का जीवन आप नहीं जीते। और बीच में जो आपकी केमिस्ट्री देखने को आई कि आपने कॉम्प्लीमेंट किया, तो संत कबीर ने कहा था, तेरे मन से पूछिए मेरे मन की बात।
तो वो कुछ कह रहे थे और आपने बीच में कुछ कॉम्प्लीमेंट किया। जी बिल्कुल, आप बता रही थी आपकी 2 साल की बच्ची, 2 साल की छोटी सी बेटी है और उसके ऊपर भी वो प्रभाव देखने को मिलता है, तो आप उसको पास ऑन कर रहे हैं। किस तरह से आप एज अ मदर, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल परवरिश में अपना पूरा योगदान दे रही, क्योंकि आप कह रही हैं और अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं कि टाइम नहीं है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है। ऐसे में आप अपना म्यूज़िक का शौक भी पूरा करते हैं, नीरसता को दूर करते हैं। आप किस तरह से अपनी नीरसता को दूर करती हैं मैम? मुझे जब टाइम मिलता है बेटी से और काम से, तो मुझे पेंटिंग करना पसंद है, जो अक्सर वीकेंड पर ही मिल पाता है उतना टाइम। तो अब मेरी बेटी है, वो भी उसमें बराबर इन्वॉल्व रहती है, तो जनरली वीकेंड पर करते हैं। तो बाकी नहीं तो आजकल उसकी बुक्स में ड्राइंग्स ज़्यादा हो रही होती है मुझे अलग से करने को नहीं मिलता। पर राजस्थान की पेंटिंग्स जो है वो भी मुझे बनाना पसंद है, जितना कुछ मैं सीख पाती हूँ उससे। जी। और रॉक पेंटिंग मुझे पसंद है, जो रॉक पीसेस होते हैं उन पर वाटर कलर से पेंट करना। जी। तो इस तरीके जीवन में कितना कुछ है जो आप अपने आप के अंदर झांक कर अपने आप को एंगेजमेंट दे सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आपको लोगों से मिलने के लिए, सिर्फ खुश रहने के लिए लोगों से मिलने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम लोगों से मिलने में खुशी ढूंढते हैं, सिर्फ लोगों से मिलने में खुशी ढूंढते हैं, तो उनके व्यवहार जब कभी हमारे साथ बदल जाता है तो हम आहत महसूस करते हैं। मुझे लगता है आप दोनों ने जो मेडिटेशन का पर्पज़ है, जर्नी टुवर्ड्स इनसाइट, उसकी शुरुआत की है। मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो रैश ड्राइविंग करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, ये भूल जाते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपको अमृत मिला हुआ है। आपके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती है, आपकी गलती से किसी और की भी जान जा सकती है, किसी के घर का चिराग बुझ सकता है, किसी का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। कोई उस घर का ब्रेड अर्नर होगा, वो अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो बेड रिडन हो जाए वर्षों तक, महीनों तक, ठीक ना हो, तो कितना संकट उनके ऊपर आ सकता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हम इतनी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भर है हमारा वाहन, उसके साथ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। रेस ड्राइविंग, स्टंटिंग, दूसरों को प्रभावित करने के लिए स्टंटिंग करनी है तो आप ट्रैक पर जाइए ना, उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के स्वरूप में दीजिए उसे। आप सड़क को आपकी प्रयोगशाला मत बनाइए। और उसके कारण ये वजह है कि आज हम भारत, पूरी दुनिया में भारतवर्ष रोड एक्सीडेंट्स में नंबर 1 है। तो आपकी अपनी गलती से हो सकता है, दूसरे की गलती से हो सकता है, सड़क की खराबी हो सकती है, व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अचानक कोई आपदा आ गई, जानवर आ गया, जीव जंतु आ गया, वो कोई कारण हो सकता है। ऐसे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। कुलज्योति जी आपके साथ जाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि आप चूँकि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आती हैं, बहुत गंभीर समस्या है ये, मुझे तो लगता है ये हत्या से कम नहीं है। ये आप इस इशू को कैसे एड्रेस कर रही हैं, या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके प्रयासों से कुछ और सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है? सर, हमारे डिपार्टमेंट का नाम पहले सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता था, अब ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो गया है, क्योंकि रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ट्रांसपोर्ट का। तो हम टाइम टू टाइम कैंपेन्स चलाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे ये पूरा महीना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें परवा नाम है हमारी कैंपेन का। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो DTOs और RTOs हैं वो लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और सैडली जो डेथ्स होती हैं उनमें भी यंग लोगों की सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अक्सर स्पीड पर काबू नहीं रखते, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हम लोगों को हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में यंगस्टर्स को एड्रेस भी कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कैसे ये बहुत घातक हो सकता है उनके लिए, और अगर वो चले जाते हैं तो उनकी फैमिली पर क्या बीतती है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो गाड़ी के साइड्स में, पीछे, आगे हर जगह लगने चाहिए, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, या वो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं कि रात को वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे होते हैं लाइट को। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, उसके बाकायदा चालान होता है अगर आपकी गाड़ी विदाउट रिफ्लेक्टर्स पाई जाती है। तो ये सब हम कर रहे हैं। जैसा सर आपने पहले बताया भी था कि रोड सेफ्टी डेथ्स में इंडिया का नंबर 1 है, हाँ, जबकि US में इंडिया से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ कैजुअलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं। तो रोड सेफ्टी में रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के साथ साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में
हम कितनी जल्दी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रोड सेफ्टी का। इसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS ट्रेनिंग होती है जो आपको SMS में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको जस्ट उसके लिए अप्लाई करना है, स्लॉट लेना है आपका, जो हमें भी ट्रेनिंग के टाइम दी गई थी। आपको CPR देना और किस तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो विदाउट ज़्यादा मूव किए बॉडी को आप कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी आम इंसान SMS में जाकर BLS ट्रेनिंग ज़रूर ले। बिल्कुल, तो जीवन से जुड़ी हुई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसा जैसा कि मैम ने कहा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, और जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो ही बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हो सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं, अपने दोस्तों से कहें कि नहीं हमें स्पीड को फॉलो करना है, हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हमें स्टंट्स नहीं करने हैं, तो आप अपने साथ साथ कई जाने और बचा सकते हैं। मैम पेरेंट्स का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई 18 साल से छोटा बच्चा खुद तो ओन नहीं कर रहा होता है गाड़ी को, वो पेरेंट्स की होती है। तो आप बच्चे को अलाउ नहीं करें जब तक वो लाइसेंस नहीं ले लेता है जी। और स्पीड को लेकर भी आप एक एग्जाम्पल भी सेट करें। जब वो आपके साथ गाड़ी में जा रहा है, आप खुद ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, या आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप खुद हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को एक मैसेज दे रहे हैं आप, तो वो भी करेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ओवर स्पीडिंग ना करना, क्योंकि बच्चों का ये सिखाते हैं चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन। तो जैसे उनके अभिभावक बिहेव करते हैं वैसा ही बच्चा स्वतः ही सीख जाता है। सबकॉन्शियस लर्निंग होती है कि हमें इस तरह से रहना। और अपने आसपास के माहौल में भी, जैसा कि पुनीत हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान में बच्चे माता पिता को बताते हैं कि आप रैपर या मत फेंकिए, डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। वैसे ही जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहाँ पर हम माता पिता होकर या अपने माता पिता से सीख सकते हैं और अपने आसपास में एक सुधार का जो प्रयास है वो ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने जीवन के प्रति जो लापरवाह एटीट्यूड है ना, कि जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ है, जिस दिन आना होगा आ जाएगा। लेकिन गीता में भी अकाल मृत्यु के विषय में ये बात नहीं कही गई है कि मृत्यु ईश्वर की, जन्म और मरण ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अकाल मृत्यु इंसान की गलती से होती है या हो सकती है, ये उल्लेखित है। इसलिए इस सोच को मुझे लगता है सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आप ये मानिए कि ये साधन है, ये मशीन है, मशीन आपके जान ले सकती है, दूसरे की भी ले सकती है। तो प्रॉपर शॉर्टकट्स में बिल्कुल मत जाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस विश्वसनीय तरीके से बनवाइए। इस पर मैं चाहूँगा कि आप खुलकर बातचीत करें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जो प्रक्रिया है सरकार ने काफ़ी सुगम की है, किस तरह से ऑनलाइन इसे एड्रेस किया जा सकता है। सारथी पोर्टल है सर हमारा, जिस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। वो जैसे ही आपको आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा तो आपको विदिन 30 डेज़ मैसेज आ जाता है कि अब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपको सारथी पोर्टल से ही अप्लाई करना है। और अगर आपका आधार से लिंक्ड है तो आपको इन पर्सन आने की ज़रूरत नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप विदाउट आधार लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑफिस आकर ऑथेंटिकेट करना होगा। फिर परमानेंट लाइसेंस आप अप्लाई कर देते हैं, आपके पास मैसेज आता है कि ये आपका स्लॉट है, आपको इतने बजे ड्राइविंग टेस्ट देने आना है। आप ऑफिस आकर अपना टेस्ट दीजिए और आपका परमानेंट लाइसेंस आपके पास लिंक आ जाता है। अब ऑफलाइन नहीं मिलता है लाइसेंस, आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, डिजिटल मिल जाता है। और डिजी लॉकर में उसे सुरक्षित कर सकते हैं। आधार, पैन और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये मूलभूत दस्तावेज हैं, और पासपोर्ट, इनको आप डिजी लॉकर में सुरक्षित कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है डिजिटलाइजेशन के लिए। और डिजिटलाइजेशन की बात जब हम करते हैं और जीवन की बात करते हैं तो एक बड़ा पहलू है अर्थ। हमारे जो 5 तत्व हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भाई अच्छा कमाइए, सोच समझ के खर्च कीजिए और बहुत सोच समझ के बढ़ाइए, और उसे फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में करते हैं, बैंक में FDs में करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पिछले 1 दशक में ये तेज़ी से नाम उभरा है, हालांकि अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है। जो प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उन्हीं में ज़्यादा पॉपुलर है। आम आदमी किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकता है, स्क्रैच से शुरू करेंगे हम बिल्कुल, कि क्रिप्टो की स्पेलिंग भी जिसे नहीं आती उसको कैसे जानना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जी, अब करेंसी कहते हैं तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो है कि ट्रांजैक्शन के लिए एक मुद्रा जो हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ना होते हुए एक एसेट की तरह, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस की तरह
इस तरह से ज़्यादा यूज़ में ली जा रही है। तो अगर आम आदमी की अगर बात करें लेमन टर्म्स में, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक ऐसी करेंसी जिसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, डिजिटली आप उसको स्टोर करोगे, वो स्टोर भी एक कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो उस करेंसी को डिफाइन करते हैं, कितनी बार वो ट्रांजैक्ट हो रहा है। अच्छा, इस करेंसी को प्रोड्यूस करने का तरीका भी माइनिंग होता है, जिससे क्रिप्टो करेंसी माइन की जाती है, डिजिटल माइनिंग। तो समझने में बड़ा पेचीदा फील होती है कि किस टाइप का ये एसेट है, करेंसी है कि जिसको मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। ट्रांजैक्शन के लिए भी मैं बिल्कुल दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, और जिसको मैं बहुत कम पोर्शंस में भी ले सकता हूँ। आप मिलियंथ पार्ट, मतलब 1/10 लाखवां हिस्सा भी उस करेंसी का ले सकते हैं। तो अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको मेरे लेमन टर्म्स में समझाने के बावजूद अगर फील हो रही है, अगर आप उस एसेट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप उसी एवेन्यू में इन्वेस्ट करें जो आप समझते हो। आप प्रॉपर्टी, लैंड को समझते हैं, क्या लोकेशन है, क्या एक्सेस है, क्या अप्रोच रोड है, अतिक्रमण तो नहीं, सारी चीज़ें आप समझते हैं, पेपर्स क्लियर हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। गोल्ड नॉर्मली स्टॉक मार्केट्स के नेगेटिव कोरिलेशन में चलता है। जब स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहे होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस कम रहती हैं। अभी कुछ टाइम में आपने देखा होगा निफ्टी में करेक्शन आया है, तो थोड़ा बहुत गोल्ड प्राइसेस बढ़ी हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप समझते हैं इन एसेट्स को, म्यूचुअल फंड जैसे आपने बताया, इनकी टैगलाइन भी म्यूचुअल फंड सही है। इसका मतलब आपके बिहाफ पे कोई एक एक्सपर्ट बैठे हैं, छोटे छोटे अमाउंट 2000 5000 भी अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके बिहाफ पे कोई एक्सपर्ट है जो एक छोटी फीस के बदले आपके लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू डिसाइड करेगा। क्रिप्टो करेंसी अगर आप नहीं समझते हैं, आप उतना रिस्क पोटेंशियल नहीं रखते हैं, और इनफैक्ट आरबीआई की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस उसको ग्रे एरिया में रखती है कि टैक्सेशन के लिए वो कैसे काम में लिया जाएगा, या उसको एसेट की तरह क्लासीफाई करेंगे या सिर्फ करेंसी की तरह करेंगे। या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डार्क वेब पे काम कर रहे हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, और वो कभी भी बैन हो सकते हैं। तो आप सोचिए, आपका पैसा भी कभी भी अटक सकता है वहाँ पे। और इनफैक्ट कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए, है ना, इसको यूज़ किया जा रहा है। और जितने फ्रॉड्स आजकल बढ़ रहे हैं, और अगर आप इस एसेट को, उस लेजर को, उस वॉलेट को, डिजिटल वॉलेट को अगर आप नहीं समझते अच्छे से, तो मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में। जी जी। हम अभी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो लोग बाद में जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, आज के अलबेलो राजस्थान में हमारे ख़ास मेहमान हैं श्री कुणाल रहर। आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं और वर्तमान में असिस्टेंट कलेक्टर सीकर हैं। पूर्व में आप आरबीआई में एज एजीएम रह चुके हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपसे हमने पूछना चाहा था कि मनी की बात है, देश का विकास तभी होता है जब आप हर व्यक्ति ठीक से कमाए और ठीक से खर्च करे। बिना खर्च के इकोनॉमी कभी नहीं बढ़ती, और बचत करे और बैंक में रखे या अलग अलग तरीक़ों से उसमें निवेश करें। और साथ में हैं कुलज्योति जी, आप भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं और आप डीटीओ हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। सीकर में आप भी कार्य कर रही हैं। दोनों ही आप प्रशासनिक सेवा से आते हैं। किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं अभी तक के? आप धौलपुर में भी आप पोस्टेड रहे हैं, और आप भी पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव रह चुकी हैं। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर शालू जी मैं चाहूँगा कि आरएस की तैयारी पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आपके अनुभवों से कि युवाओं के बीच ये चार्म है सिविल सर्विसेज का, तो उसकी वजह क्या है? जी, मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो स्टेट सर्विसेज में आने से पहले मैंने एक ऑटोनॉमस बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज एन इकोनॉमिस्ट काम किया है। तो वहाँ पॉलिसी मेकिंग का मेरी प्रोफाइल थी। उससे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने कुछ महीनों काम किया था। तो पॉलिसी मेकिंग से पॉलिसी एग्जीक्यूशन तक का मेरा सफ़र रहा है। वहाँ सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान दिया जाता था, और एक बैक एंड काम करते थे, रिसर्च का काम करते थे। वो ऐसी पॉलिसीज़ के लिए आप इनपुट्स देते थे जिनका पैन इंडिया इम्पैक्ट था। स्टेट सर्विसेज में आने के बाद आप फील करेंगे कि आपका सोशल कनेक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। दिन में बतेरे लोगों से आप मिलते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। आप जितने लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास है उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश आप करते हैं। तो आप ये फील करेंगे कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपको कहीं से रिसोर्सेज लेने हैं, कहीं इन्वेस्ट करने हैं। आप ये फील करेंगे कि पॉलिसी बनाना कितना आसान होता है, उसको धरातल पे लाना, इम्प्लीमेंट करना कितना टफ होता है। आप ये फील करेंगे कि इतने लोगों से इतनी समस्याएं आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने लकी हैं, कितने सुखी हैं लाइफ में, कि आपकी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे। तो अगर आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड वैसा है कि आप लोगों के बीच में जुड़े रहना चाहते हैं, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, अच्छा सोशल कनेक्ट बनाना चाहते हैं, आप काम तो सभी करते हैं लेकिन आप काम के साथ थोड़ा बहुत नाम कमाना चाहते हैं,
तो अगर ये सारे पैरामीटर्स आपको कहीं ना कहीं अपीलिंग लगते हैं तो मैं कहूँगा स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि अट्रैक्ट करता है सिविल सर्विसेज, वो ये कि आप प्रीमियर सर्विसेज में आते हैं गवर्नमेंट की, बी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आप आते हैं तो ऑलमोस्ट हर दूसरा डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस हो, मेडिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारे लाइन डिपार्टमेंट्स आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं इवेंचुअली। तो आप बहुत, और अगर आम आदमी को देखोगे तो यही सारी ज़रूरतें होती हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। आप अगर सोशली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है नहीं गवर्नमेंट का। तो ये तमाम फैक्टर्स अगर आप देखते हो तो दिस इज़ अ जॉब फॉर यू। और ये आरएस की जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको इस डेडिकेशन के साथ ही आना होता है। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना टाइम चाहिए इस सर्विसेज के लिए, 1 अटेम्प्ट के लिए, 2 अटेम्प्ट के लिए, वो आप अपना माइंडसेट बना के आएँ उसके साथ में। तो यही सब बताना। 2018 में आपने जी आरएस 2018 में रैंक आई थी जी, और पहली पोस्टिंग कहाँ रही थी, और वो स्क्रैच से जब आपने बिल्कुल तो मैंने मिस आउट कर दिया कि पहली पोस्टिंग मेरी धौलपुर रही थी। धौलपुर एक डांग क्षेत्र है, और धौलपुर की यूनिक बात ये है कि वो एक ट्राई जंक्शन पे 3 स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे रहता है। खूब टू एंड फ्रो मूवमेंट है व्हीकल्स का, खूब इंटरस्टेट क्राइम भी है, क्योंकि आप एक जगह क्राइम करो दूसरे स्टेट में भाग सकते हो आसानी से। ट्रेस करना, इंटरस्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन जो इतना इजी नहीं होता है, तो तमाम चीज़ें थी। प्लस बैकवर्ड एरिया भी एक टाइम पे डकैत वहाँ पे काफ़ी थे, लेकिन पिछले 1 दशक में काफ़ी कमी आई। तो जहाँ डर का माहौल होता है वहाँ क्या पुलिसिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक बैक फुट पे रहता है कि आप डेवलपमेंट बाद में आता है वहाँ पे। तो ये चैलेंजेस मुझे देखने को मिले। अच्छा, आप धौलपुर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो चंबल के किनारे बसा हुआ है, तो जब मैं वहाँ पोस्टेड था तो 2022 में भयंकर बाढ़ भी आई थी। तो बाढ़ में भी मुझे काम करने का मौका मिला कि कैसे रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स होते हैं, कैसे आप उनको रिहेबिलिटेट करते हो, और कुछ दिनों के बाद कैसे वापस उन्हीं घर में लाते हो, कैसे मुआवजा दिया जाता है उनको। तो इन तमाम पहलुओं पर मुझे काम करने का अवसर मिला, जो थैंकफुल टू दिस सर्विस कि मैं यहाँ था, इस पोस्ट पे था कि मैं ये सब कर पाया। जी मैम, जैसा कि सर ने कहा, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन की उन्होंने बात की, लेकिन जब भी हम कोई सपना भी देखते हैं तो वो भी एक तरह का एक हम माइंड मेकअप कर रहे हैं, और उसे धरातल पर उतारना, उसे एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हम आरएस की या इन सेवाओं की बात करें, किस तरह से तैयारी आपने की और किस तरह से की जानी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। आरएस लंबा प्रोसेस हो जाता है, कई बार कोर्ट में चला जाता है। हमने जब साथ में एग्ज़ाम दिया था 2018 वाला, उस बीच कोविड की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव्स की वजह से एग्ज़ाम इतनी बार रुक गया कि 18 के एग्ज़ाम का 2021 में रिज़ल्ट आया। तो वो पेशेंस आपको रखना होगा कि तैयारी आपकी पीक पर है, एक अनाउंसमेंट आती है कि अभी एग्ज़ाम एक बार डिले किया जाता है, तो एक डीमोटिवेट आप एक बार के लिए फ़ील करते हो, पर आप उस टाइम को अच्छे से यूज़ करें जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। मेंटली भी बच्चे को सपोर्ट चाहिए, प्लस उसको कई बार ऐसे भी लगता है कि मैं पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ, उनको सपोर्ट करने की जगह उनसे सपोर्ट ले रहा हूँ, तो उस केस में पेरेंट्स को बार बार मोटिवेट करते रहना चाहिए। तैयारी की जहाँ तक बात है, आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें, आप जो भी सब्जेक्ट हैं उनके, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है 2 फ़रवरी को, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें हर सब्जेक्ट के, प्री के, साइंस के, हिस्ट्री के, क्योंकि एंड में आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, प्रीलिम्स में 4 ऑप्शंस हैं, आपको दिखते ही क्लिक हो जाएगा अगर आपने बार बार रिवाइज़ किया है तो। प्लस अब बहुत अच्छे नोट, थोड़ा मीडियम का इशू रहता था, लेकिन अब इंग्लिश में भी बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, तो वही बार बार रिवाइज करते रहें प्रीलिम्स के लिए। तो बिल्कुल, और इसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो यूपीएससी और आरपीएससी के पैटर्न में जो डिफरेंस है वो आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली वही एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि थोड़ा एनालिटिकल पोर्शन कम होता है, उसी की वनस्पत यहाँ पे थोड़ा क्रैमिंग वाला पोर्शन, रटने वाला पोर्शन, जैसे नाम पूछ लिया आपसे डायरेक्टली, हिस्ट्री में किसी का नाम पूछ लिया तो आप सिर्फ रट ही सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो आप उस पर्सपेक्टिव से अगर आप तैयारी करेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आप इस सर्विस में सक्सेसफुल रहें। जैसे इकोनॉमिक सर्वे
है वो फिगर्स हैं, आप उसमें गलती कर ही नहीं सकते, वो आपको रटना ही पड़ेगा। तो और वो स्कोरिंग पार्ट होता है जी, या तो सही है या गलत है, या तो गलत है, बिल्कुल। और इंटरव्यू की तैयारी भी, जैसे अभी मेंस का रिजल्ट भी आया है, और इंटरव्यू एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर, पहले आप बताएं किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है? इंटरव्यू में कहूँगा कि अगर अभी जो रिजल्ट आया उसको अगर आप कंपेयर करें तो 2000 के करीब लोगों का सिलेक्शन हुआ है फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, उसमें तकरीबन 700 लोगों का फाइनली सिलेक्शन होना है। तो आप ये देख लिख के चलिए कि एवरी 1/3 ऑफ देम इज़ गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब ये सिर्फ फाइनल स्टेज है, जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा वो ये स्टेज डिसाइड करेगी। तो इतना क्रूशियल है। एक इंटरव्यू ना होने की बजाय इसको एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टर्म दिया गया है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, आपका स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन, आपका कुछ जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आपका, और कहीं आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसका पर्सपेक्टिव, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। तो तमाम चीज़ों की वो आपको परखते हैं। सिचुएशनल आपको एक्सरसाइजेज देंगे कि सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते। तो आप इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से आप उसको सोचिए कि आपको एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको जज करके बताना है कि कौन इन सर्विसेज के लिए सूटेड है, कौन नहीं है। तो आप पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि उस सर्विसेज में क्या टेम्परामेंट चाहिए होता है, क्या एटीट्यूड चाहिए होता है, रोज़मर्रा में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको अगर बहुत लोगों से रोज़मर्रा में मिलना है तो आप इतना मान लीजिए कि आपका टेम्परामेंट कूल होना चाहिए। कई बार बहुत शिकायती लोग आएंगे, कई बार बहुत दुखी लोग आएंगे, लेकिन आपको अपना इमोशनल पीस ऑफ माइंड रखते हुए, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हुए आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सिचुएशंस में भी ऐसा ही होगा कि आपको बहुत ड्रास्टिक सिचुएशंस आ सकती हैं, कैलामिटी आ सकती हैं, कैजुअलिटी हो सकती हैं। कैसे आप प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करोगे, कैसे आप अपनी टीम को कोऑर्डिनेटेड रखोगे, तो आप उस पर्सपेक्टिव से आप आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत सारे मॉक दीजिए आप, क्योंकि हर कोई नर्वस फील करता है। शायद इस सेशन में आने से पहले मैं भी नर्वस फील कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा। तो अब जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे आप, जितने ज़्यादा अपने आप को रिहर्स करेंगे, उतने ज़्यादा आप अभ्यस्त हो जाएंगे उस डे के लिए जो आपका इंटरव्यू डे, और काफ़ी अच्छा जाएगा। नर्वसनेस थोड़ा सा सिंसियरिटी लाती है, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हैं कि भाई कुछ गलत ना हो जाए जी। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास और तैयारी पूरी है तो जैसा कि लग रहा है कि अभी हमें 40 मिनट हो चुके और समय मालूम नहीं चला कि शो तैरता हुआ निकल रहा है। आपके अनुभव से जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि कुछ गूगली क्वेश्चंस भी होते हैं इंटरव्यू में, ऐसा कुछ होता है? होते हैं सर। मेरा मतलब जैसे बोला कि जो अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपको ओपिनियन होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल। पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो अभी 23 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन एग्जिट इतने साल पहले किया था। मुझसे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उस टाइम। तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और ओपिनियन तो खैर आप किसी चीज़ पर दे सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो फैक्ट है, आपको नहीं आता, तो आप सिंसियरली मना कर सकते हैं कि सॉरी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, या मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जाकर चेक करूँगी या करूँगा। तो सिंसियरिटी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ आप उनको बेवकूफ़ बनाए, ब्लफ़ बनाए तो एक बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है। तो वो करने से बचें अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा आपकी 2 साल की बच्ची भी है, और ऐसे में अगर आपको तैयारी करनी हो या ऐसे में आपको चीज़ें मैनेज करनी हो तो किस तरह से किया जा सकता है? क्या इसको इम्पॉसिबल समझ लेना चाहिए कि नहीं, आपको 24 आवर्स में से 20 घंटे सिर्फ प्रिपरेशन को देने, या अपनी जिम्मेदारियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में भी अब इसको कर सकते हैं? निश्चित तौर पर इसमें कुणाल जी का भी योगदान बिल्कुल एक सपोर्टिंग हस्बैंड की जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फोकस, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट किया होगा। जी, आपसे शुरू करते। मैम बहुत टफ वैसे होता है बैलेंस करना, पर हमारे सामने ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। मुक्ता मैम है जो 18 बैच से टॉपर हैं, उनका भी एक बेटा है। इससे पहले देविका मैम रही हैं, वो 3rd रैंकर थी, उनके भी बच्चे हैं। तो बहुत अच्छी रैंक निकाली है लेडीज़ ने बच्चों के साथ। तो इसमें मुझे लगता है जैसे कुणाल का रोल रहा है, मेरे इन लॉज का, मेरे पेरेंट्स का, वो एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो मेरे बच्चे का मेरी तरह ही ध्यान रखेंगे। तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको हेल्प तो लेनी होगी किसी ना किसी की। तो वो हेल्प मुझे मिल रही थी
इस मामले और में वही मैं खूबसूरती हमारी fortunate रही। संस्कृति की है, जो हमारा जॉइंट फैमिली कल्चर है, कितना जी। महत्वपूर्ण है, माता पिता के साथ रहना, उनका साथ होना, तो उससे हम भी सीखते हैं और हमारे बच्चे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम जी। नहीं सिखा सकते शायद, जितना दादा दादी नाना नानी सिखा सकते हैं। जी जी, और बहुत उसके सुंदर। बाद जॉब में आने के बाद तो आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है कि आप 9 to 5 वर्किंग मोड में होते हैं, तो कोई चाहिए जो पीछे से बच्चे का ध्यान रख सके। एक आप मदर गिल्ट के साथ तो जाते हैं ऑफिस, जी। पर एटलीस्ट बच्चा सेफ है पीछे, तो आप काम कर ये सकते मदर हैं। गिल्ट तो देखिए हर शायद महिला के साथ होता है। हाँ, और वो हर मुझे महिला को लगता लगता है कि क्या हो रहा होगा उसको अंदर से एक वो जर्नी, लेकिन कहीं ना कहीं जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं मैंने कि पर्सनली ऐसा हुआ है कि मुझे कोई अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग है ट्रांसपोर्ट की या रात को है, तो इन्होंने उसका तैयार किया है, स्कूल भेजा है या रात को सुलाया भी है जब तक मैं नहीं आई, तो वो उस सपोर्ट के बिना तो possible पेरेंटिंग एक नहीं है। कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। जी। जीवन में डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस तीनों मायने अलग अलग हैं और तीनों का ही इस्तेमाल सब करना होता coexist है। करते हैं, जी। और ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल पेरेंटिंग को लेके कॉन्शियस है, एक पिता के दिमाग में भी अपना बच्चा जीवन भर रहता है, वो कह नहीं पाता, वो एक अलग बात है, या उसके बारे में शास्त्रों में कविताओं में उसका महिमा मंडन नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ये गलतफहमी है कि सिर्फ मातृत्व ही मातृत्व ही है, एक शब्द क्योंकि पेरेंटिंग कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। इसलिए कोलैबोरेशन की जब बात आएगी तो एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसे हम जॉइंटली एड्रेस करें, ना कि इंडिविजुअली। जॉइंटली की बात आते ही आ जाती है राजस्थान की, कि हाल ही में हमने इन्वेस्टमेंट सबमिट की और बहुत सारे लोगों के साथ हाथ मिलाए हैं हमने। राजस्थान में की इकोनॉमी की हम बात करें तो टूरिज़्म, ट्रैवल, ये ही फॉरमोस्ट और सबसे ज़्यादा जिस पर निर्भरता रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना विकास नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे होंगे। माइंस में डेफिनेटली एक बड़ा नाम राजस्थान रखता है, स्टोन को लेकर के रखता है, फैब्रिक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, भीलवाड़ा पूरा सेक्टर हमारा Textiles डेवलप में। है। छोटे छोटे क्लस्टर्स हमने बहुत अच्छे डेवलप किए हैं, लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट मिला है। बी वोकल फॉर लोकल की जो बात करें तो वो काफ़ी भरपूर है। और सोलर और विंड मिल में तो हम निश्चित तौर पर बड़ा काम कर ही रहे हैं। ख़ास तौर से इंडस्ट्रियल प्रमोशन की हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, तो अभी तक देश के दूसरे विकसित राज्यों की बनस्पत हमने कम काम किया है। यू बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट एंड अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एज वेल एज इकोनॉमिक्स, किस तरह से हम राजस्थान को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, खास तौर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के फॉर्म में? जी, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि किन सेक्टर्स में हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पोटेंशियल है। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो अब ओल्ड सिल्क रूट का हम ट्रेड का पार्ट रहे हैं। आप मारवाड़ी बिजनेसमैन जो देश में नहीं विदेश में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है? सिंपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड हमारे पास खूब है, लेकिन लैंड शायद वो लैंड नहीं है जो उपजाऊ हो, जिसके पास भरपूर पानी हो। लेबर हमारे पास है, लेकिन उतना स्किल्ड लेबर नहीं है जितने इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। कैपिटल है, लेकिन कैपिटल भी स्केर्स कैपिटल है, तो गवर्नमेंट को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप जो एक बिजनेस माइंडसेट है, वो तभी आता है जब यहाँ आसपास मार्केटिंग एरियाज़ हो, कि आपने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन उसको सेल आउट कहाँ करोगे, उसको आप कहाँ बेचोगे। तो ये तमाम फैक्टर्स पर अगर हम काम करेंगे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बन जाएगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था 3 दिन का, तो सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि 45 से ज़्यादा देशों से इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर उस बिजनेस क्लाइमेट को फ्रेंडली अप्रोच दी जाएगी कि आप सिंगल विंडो क्लियरेंस हो रहा है, कि आपको जो टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है कि इतने दिन में आपके फाइल्स पेपर्स क्लियरेंस हो जाएंगे, या लैंड कन्वर्जन हो जाएंगे, या लैंड अलॉटमेंट हो जाएंगे, तो सब डिपार्टमेंट्स को मुझे लगता है कि एक साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके कुछ जोग्राफिकल रीजन्स भी हैं कि यहाँ बारिश कम होती है तो सड़कें कम टूटती हैं। हमारे पास कुछ इनलैंड कंटेनर डिपोज भी हैं जो कंटेनर्स को सी पोर्ट तक पहुंचा के आगे एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास लैंड बॉर्डर्स भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं। तो अगर आप इन फैक्टर्स को देखोगे, NCR नेशनल कैपिटल रीजन जो कि एक बड़ा कंजम्पशन हब है आपका, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली,
गाज़ियाबाद, गुड़गांव, तो इन सब का कंजम्पशन बेस भी है हमारे पास। इसीलिए आप देखोगे कि एनसीआर के रीजन में काफ़ी इंडस्ट्रियल जो आपका भिवाड़ी नीमराना एरिया है वहाँ अच्छा इंडस्ट्रियल सेगमेंट डेवलप भी हुआ है। अब जो नए हाईवेज़ निकले हैं, पहले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, अब जो दौसा वाला हाईवे है जो एक्सप्रेसवे है, तो इसके किनारे अगर अच्छी लैंड अवेलेबिलिटी, भरपूर पानी है आपका, और हमारे पास बिट्स, MNIT, IIT जोधपुर, IIM उदयपुर जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक अच्छा बिल्कुल एम्स भी है जो आपको स्किल्ड लेबर भी दे सकता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को अगर हम एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ अगर काम करेंगे तो आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस क्लाइमेट होगा, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडस्ट्री का एक बड़ा पार्ट है उसमें भी हम अच्छा करेंगे। पानी जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है और काफ़ी स्केर्स है राजस्थान में, उसके लिए भी हाल ही में ERCP योजना के तहत 13-14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पहले फेज़ में कनेक्ट होंगे, तो पानी की भी जो किल्लत थी वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम होगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो भी काफ़ी प्रमोट होगा। और माइनिंग सेक्टर हमारे यहाँ करीब 83 टाइप्स के मिनरल्स हैं, इसमें 60 तो प्रेडोमिनेंटली हम मोनोपोली रखते हैं उनमें भी अगर हम वैल्यू एडिशन करें, सिर्फ माइन करके रॉ एक्सपोर्ट ना करें, माइन करके उससे एक्सट्रैक्ट करें, कुछ प्रोडक्ट बनाए फिर बेचें, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री बेस में, तो यहाँ न केवल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बल्कि इकोनॉमी की GDP को भी बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। मैम, जैसे अभी हम ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, तो जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, एक वर्टिकल होता है, किस तरह से जो रोड्स हैं इन इन्वेस्टमेंट्स को, इस प्रोग्रेस को, इस डेवलपमेंट को और एज अ कैटलिस्ट प्रूव कर रही हैं? मैम, रोड्स काफ़ी अच्छी हैं राजस्थान में, ऑल्दो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। अब जैसलमेर, बाड़मेर जैसा एरिया जहाँ टीले होते थे, वहाँ भी बहुत अच्छे हाईवेज, रोड्स निकल रहे हैं। तो आपको रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है या कोई भी मशीनरी है किसी इंडस्ट्री के लिए वो लेकर जानी है, या फाइनल प्रोडक्ट्स को आपको NCR या जहाँ तक भी लेकर जाना है, वहाँ रोड्स के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है जो हमने अचीव कर रखा है, और जो अभी इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें क्लब हो जाएंगी तो मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जी, जो दर्शक हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, हम बताना चाहेंगे आज के हमारे मेहमान हैं कुणाल राहर, RAS असिस्टेंट कलेक्टर सीकर, और आप RBI में पूर्व में कार्य कर चुके हैं एज AGM। साथ में हैं कुलज्योति जी, आप फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, सीकर में आप पोस्टेड हैं, पूर्व में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव रह चुकी हैं। और प्रोग्राम जिन लोगों ने आज बाद में देखा है या मिस कर चुके हैं, उनको अगर आप बताना चाहें तो रात 8 बजे इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण होगा। और बदलते वक्त के साथ प्रसार भारती ने भी कुछ बदलाव लाए हैं और हमारे प्रोग्राम्स OTT पर उपलब्ध हैं। वेव्स नाम से हमने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर आप देख सकते हैं। जो लाइव प्रोग्राम्स हैं वो भी उपलब्ध हैं और ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसका डाउनलोड और प्रोग्राम्स की ब्राउजिंग भी पूरी तरह निःशुल्क है, जैसा वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, कुछ प्रीमियम कंटेंट है वो पेड रहेगा। और हमारी डिजिटल प्रेजेंस के लिए यूट्यूब, फेसबुक के हैंडल्स हमने स्क्रीन पर दिखाए हैं, इंस्टाग्राम पर, उन्हें आप देख सकते हैं। आप लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर सब कुछ कर सकते हैं, पुराने प्रोग्राम देख सकते हैं। और जो दूसरे टेलीविज़न सर्विस प्रोवाइडर है, DTH, टाटा स्काई, रिलायंस, एयरटेल, डिश TV, वीडियोकॉन, DG केबल, हैथवे, सिटी केबल और डैन केबल, उस पर भी हमारी प्रेजेंस है। उसके नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। और चलने से पहले दोनों के साथ संक्षिप्त में 30-30 मिनट में जो विद्यार्थी अभी RAS सर्विसेज को अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है 30 मिनट में, 30 सेकंड में, माफ़ कीजिए। रिवाइज एंड रिवाइज, क्योंकि अब वक्त नहीं है कुछ नया पढ़ने का। 2 फरवरी को परीक्षा है, तकरीबन 11-12 दिन बचे हैं। आप कॉन्फिडेंस न लूज़ करें। जो पहले मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं, टेस्ट पेपर्स आप लिख चुके हैं, उनको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें एनालिटिकल पोर्शन कम आता है और याद रखने वाला पोर्शन ज़्यादा आता है। तो अगर आप भूल जाएंगे एग्जाम में, अच्छा प्रीलिम्स की अच्छी बात ये है कि 4 ऑप्शन हैं, उन्हीं में से एक आंसर है। तो अगर आप रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाएंगे, तो एटलीस्ट जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इवेंचुअली आप 2 ऑप्शंस के बीच में भी कंफ्यूज होते हैं, तो यू कैन टेक योर जुडिशियस रिस्क कि आप अटैम्प्ट भी करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग होते हैं तो 1/3 ही कटेंगे। तो आप थोड़ा इस कैलकुलेशन के साथ काम करेंगे तो आप। समय की कमी है, अब हमें विदा लेनी होगी। आप दोनों प्रोग्राम में आए, अनेक अनेक धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए अच्छा कुछ करेंगे, प्रदेश के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। और चलते चलते आखिरी बात,
सब कुछ जान लिया सिवाय इसके कि जीवन को जिया कैसे जाए। बिल्कुल। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे अलबेलो राजस्थान में, और आज हमें दीजिए इसी के साथ इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।